नमस्कार साथियों। ये राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई सेकंड वीडियो है और जो टॉपिक है हमारा वो है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो साथियों 1857 की क्रांति को लेके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, यानी क्रांति से पहले की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड था उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। जिसके तहत हमने जाना था कि राजस्थान में सहायक संधियों का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद हमने 1803 में जो अलवर और भरतपुर के साथ संधियाँ हुई थी, जो अंग्रेज़ों ने संधियाँ की थी, उनके बारे में जाना था। 1817 और 18 के दौरान जितनी भी संधियाँ हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था और सहायक संधियाँ करने वाला अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ, जो कि दिल्ली का रेजिडेंट था। तो इस तरीके से करके हमने सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत को पढ़ा था, जो कि करौली थी। सबसे आखिरी में सहायक संधि करने वाली रियासत के बारे में जाना था, जो कि सिरोही थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत के बारे में भी पढ़ा था, जो कि टोंक थी। और सबसे नवीन रियासत, जो कि कोटा के विभाजन के बाद में अस्तित्व में आई थी, झालावाड़। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय की स्थापना किस जगह हुई, तो वो अजमेर में हुई। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, तो अब्राहम लोकेट। एजीजी के कार्यालय को लेके कुछ बदलाव हुए थे कि 1845 में कार्यालय को अजमेर से माउंट आबू कर दिया गया और 1864 में जाके फिर ये डिसाइड किया गया कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय है वो सर्दी के समय अजमेर रहेगा और गर्मी के समय माउंट आबू हो जाएगा। इसके बाद हमने 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें थीं, उनके प्रमुख शासकों के नाम जाने थे। तो साथियों आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसी के आगे। तो हमारा चैनल है द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप और ये हमारी 1857 की क्रांति की सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट। तो साथियों लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो प्रशासनिक एक ऑर्डर था, उसके बारे में बताया था कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान अगर हम देखें तो उस अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। उसके नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, जिसको हमने शॉर्ट में एजीजी कहा था। और इस एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो इस तरीके का एक क्रम था और ये सभी लोग एक दूसरे को जो भी जानकारियाँ होती थी वो उन जानकारियों से अवगत करवाते थे। तो एक ऑर्डर था। तो उसी सिलसिले में हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, उन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन-कौन थे, ठीक है? तो सबसे पहली अगर बात करें हम लोग, तो जोधपुर रियासत के बारे में। जोधपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मैकमोहन, ठीक है? जोधपुर, जिसको मारवाड़ भी कहते हैं हम। तो जोधपुर या मारवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम मैकमोहन था। उदयपुर या मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो उसका नाम कैप्टन सावर्स था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर बर्टन और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था विलियम ईडन। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जीडी हॉल और जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो ये रियासतें हैं उनमें हम 6 रियासतों की चर्चा करते हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की गई थी। अगर हम इसको एक बार दोबारा देखें तो जोधपुर या मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम मैकमोहन था। उदयपुर या मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो उसका नाम कैप्टन सावर्स था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम मेजर बर्टन था। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम विलियम ईडन था। इसके बाद सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम जीडी हॉल था और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम मॉरिसन था। तो क्योंकि ये नाम अभी जैसे जैसे हम आगे क्रांति के अलग अलग छावनियों में क्रांतियों को पढ़ेंगे तो इन पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम आएंगे। तो एक या दो बार रिवाइज करने पे ये चीज़ें हो जाएंगी। 6 हैं, 3-3 के जोड़े में इसको याद किया जा सकता है। पहले 3 जोधपुर या मारवाड़ मैकमोहन, उदयपुर या मेवाड़ कैप्टन सावस, कोटा बर्टन, जयपुर ईडन और आपका सिरोही जीडी हॉल और भरतपुर मॉरिसन। आगे देखते हैं साथियों। सवाल आता है 1857 की क्रांति के समय
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का अगर शासनकाल देखें तो 1856 में ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1862 तक ही ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वैसे साथियों ये अमूमन लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटेन की महारानी है या राजशाही है उसके अधीन आ गया था, और उसके बाद में गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था और एक नई पोस्ट लागू की गई थी भारत में जिसको वायसराय कहा जाता था। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, ये इनके विषय में एक बात ये भी है कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही इंसान भारत का पहला वायसराय था। तो इनका शासनकाल था 1856 से लेके 1862। 1857 की क्रांति के समय क्योंकि हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल होगा, यानी गवर्नर जनरल का एजेंट। तो राजस्थान में एजीजी कौन था? ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस किसको रिपोर्ट करेगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस लॉर्ड कैनिंग को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि कैनिंग मुखिया है। ठीक है, उस मुखिया को ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है ये रिपोर्ट करेगा क्योंकि ये उसका एजेंट है। तो दो सवाल हमारे सामने हुए कि राजस्थान के एजीजी उस समय कौन थे? तो राजस्थान के जो एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ठीक है, ये बेसिक सा सवाल एक पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में या राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है साथियों, नंबर के तौर पे अगर देखें तो 6। अब बात करते हैं कि वो 6 कौन कौन से इलाके में थी या उनके नाम क्या थे। ठीक है, कौन सी वो 6 सैनिक छावनियाँ उनको देखने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले एरिनपुरा जो छावनी थी ये पाली में थी। 2 नंबर पे नसीराबाद अजमेर में थी। नसीराबाद छावनी का नाम है और किस जगह थी? तो ये अजमेर में थी। नीमच छावनी एमपी में थी। ब्यावर छावनी अजमेर में थी, यानी अजमेर में 2 छावनियाँ हो गई, एक तो नसीराबाद और दूसरी ब्यावर। ठीक है, देवली छावनी टोंक में थी और खैरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 छावनियाँ थी। ठीक है, तो कौन कौन सी? तो 2 तो अजमेर में होगी, अजमेर वाली एक तो एरिनपुरा होगी, और माफ़ कीजिएगा एक तो होगी नसीराबाद और दूसरी होगी ब्यावर। ठीक है, 2 अजमेर की होगी। एक पाली में थी, पाली वाली होगी एरिनपुरा। ठीक है, एक टोंक में होगी, टोंक वाली होगी देवली। ठीक है, एक खेरवाड़ा हो गई, खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी, और एक हो गई नीमच छावनी। तो साथियों नीमच छावनी के बारे में एक चीज़ ये भी है कि कई बार एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी राजस्थान या राजपूताना से बाहर थी। ठीक है, मतलब अब जो देखा जाए तो वो बाहर हो गई है क्योंकि नीमच जो है वो एमपी में पड़ता है। तो इकलौती ऐसी छावनी थी नीमच छावनी जो कि राजस्थान में ना होके मध्य प्रदेश में एमपी में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आज की इस स्लाइड में लगभग सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे थोड़ा सा रिपीट करें कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? तो कोटा का बर्टन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था विलियम ईडन। मेवाड़ या उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? कैप्टन सावस। मारवाड़ या जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? तो मैकमोसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? मॉरिसन। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? जीडी होल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 पॉलिटिकल एजेंट, मतलब हमारे 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राजस्थान के एजीजी उस समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में या राजपूताना में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ हमें नाम के साथ पता हो और किस इलाके में थी ये पता हो तो बेस्ट है कि जो बेसिक सवाल आने हैं वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये साथियों मुश्किल सवाल तो हमें आता ही नहीं है।
ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि जो मुश्किल सवाल है वो सभी के लिए मुश्किल होता है, तो उसके साथ खिलवाड़ करने से हम हमेशा बचते हैं। लेकिन गलतियाँ अक्सर होती हैं जो सबसे आसान सवाल होते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा कोशिश करें कि हम उसका रेक्टिफिकेशन कर पाएँ और उन गलतियों से बच पाएँ। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, एरनपुरा, पाली, देवली, टोंक, नीमच एमपी और एक लास्ट बस्ती है खेरवाड़ा, उदयपुर। अब इसी में एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनियाँ थी या सैनिक छावनी थी जिसने राजस्थान में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो साथियों, ऐसी 2 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? खैरवाड़ा और ब्यावर। खैरवाड़ा कहाँ पड़ती है? अभी बताया मैंने, खैरवाड़ा छावनी उदयपुर में थी। तो उदयपुर की खैरवाड़ा छावनी और ब्यावर अजमेर की ब्यावर सैनिक छावनी, ये 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, यानी ये शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो खैरवाड़ा और ब्यावर। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि राजस्थान की ऐसी 2 सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक अजमेर से थी, ब्यावर देखिए अजमेर से ही शुरू हुआ, तो जिसमें शुरू हुआ, जिस सैनिक छावनी से शुरू हुआ, जाहिर सी बात है उसने तो भाग लिया। और जिस सैनिक छावनी जो मतलब अब जो दूसरी रह गई वो शामिल नहीं हुई, तो नसीराबाद से ये विद्रोह शुरू होता है, लेकिन ब्यावर की जो सैनिक छावनी है वो इसमें शामिल नहीं होती है। तो एक तैयार हुआ। दूसरी हो गई उदयपुर वाली कौन सी? खेरवाड़ा। तो ये 2 सैनिक छावनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है 1857 की क्रांति के दौरान लोगों में राष्ट्रवादी चेतना का संचार करने वाले कवि। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस क्रांति के दौरान कई सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था। ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास किया था, लोगों को अपनी मातृभूमि के प्रति संघर्ष करने के लिए या मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया था कि यही समय है, इस समय अगर आप एकजुट होके लड़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें अत्याचारी शासन से और शोषण से मुक्ति मिलेगी और हम एक स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे कई सारे कवि रहे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच में राष्ट्रवादी विचारों का संचार किया था या उनको विकसित किया था। उन्हीं में से कुछ कवियों के बारे में यहाँ मैंने लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हैं सूर्यमल मिशन। ठीक है, तो सूर्यमल मिशन की अगर बात करें तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर सतसई। ये जो पुस्तक है वीर सतसई, ये इन्होंने 1857 की क्रांति के समय ही लिखी थी। ठीक, और ये जो कवि हैं सूर्यमल मिशन, अगर इनको देखा जाए तो ये बूंदी के शासक थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इन्होंने वीर सतसई नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक को उन्होंने 1857 की क्रांति के समय लिखा था। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या था, उसी चीज़ को देखते हैं कि उस दौर में जो सामंत लोग थे, सामंत लोग वो अपने स्वार्थ, अपने लिए शक्ति और पद की प्रतिष्ठा को लेके, मतलब उनके मंसूबे अलग थे कि उनकी शक्ति में वृद्धि हो, उनके पद में वृद्धि हो। ठीक है, इस तरीके के मंसूबे थे। तो इस चीज़ को लेके वो लोग आपसी भी संघर्ष करते थे और आम जनता की तरफ उनका जो रवैया था वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तो इसी बात को जो सूर्यमल मिशन है उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इस बात के खिलाफ लिखते हैं कवि सूर्यमल मिशन। और वो लिखते क्या हैं कि इन्होंने सामंतों को प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप संगठित होइए। ठीक है, संगठित होकर आप अपनी मातृभूमि के लिए लड़िए, आप अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कीजिए, आप अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। तो ये कवि सूर्यमल मिशन थे। तो देख लेते हैं एक बार। सूर्यमल मिशन ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में थे। तो पहली चीज़ यहाँ से तैयार होती है कि जो सूर्यमल मिशन है वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो वो राम सिंह के दरबारी कवि थे। और राम सिंह कहाँ का शासक है? तो राम सिंह बूंदी के शासक थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है वीर सतसई। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है वीर सतसई को किसने लिखा था? तो वीर सतसई को सूर्यमल मिशन ने लिखा था। या सूर्यमल मिशन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वीर सतसई लिखी थी उन्होंने 1857 की क्रांति के समय। ठीक, तो इस पुस्तक को इन्होंने 1857 की क्रांति के समय लिखा था। इन्होंने जड़ताग्रस्त सामंतों को संगठित होकर मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए ललकारा या प्रेरित किया। तो साथियों वही बात है
कि सामंतों को संगठित होने के लिए, अपनी मातृभूमि के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए प्रेरित करने वाले वाले जो कवि हैं वो सूर्यमल मिशन है, जिनकी पुस्तक का नाम वीर सतसई है, जो कि बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये हमारे पहले कवि हैं। बांकीदास, ये बिंदी गायब हो गई है, बांकीदास। अब बांकीदास की बात करते हैं। तो बांकीदास जो थे ये मारवाड़ के शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, सूर्यमल मिशन का संबंध बूंदी रियासत से है, बांकीदास का संबंध जो है वो मारवाड़ रियासत से, यानी हम जोधपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर की बात कर रहे हैं। तो बांकीदास का संबंध मारवाड़ रियासत से है। और मारवाड़ के कौन से शासक के दरबारी कवि थे? तो ये मानसिंह के दरबारी कवि थे। हर लाइन एक या दो सवाल। इन्होंने एक गीत लिखा था, अब देखते हैं कौन सा गीत। वो गीत लिखा था इन्होंने, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये गीत किसने लिखा था? तो बांकीदास जी ने ये गीत लिखा था। बांकीदास जी कौन थे? तो भाई ये मानसिंह जी के दरबारी कवि थे। और ये मानसिंह कौन है? तो ये मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। ठीक, तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये गीत बांकीदास जी ने लिखा था। अब इस गीत में क्या है? इस गीत में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले जो भी देसी रियासतों के शासक थे, उनकी बुरी बुरी आलोचना की गई थी। मतलब कवियों के का लिखने का जो तरीका है, उन्होंने जिस विषय के ऊपर लिखा है उस चीज़ से वो घबराए नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा कि आप शामिल हो रहे हैं, अंग्रेजों के साथ गलत कर रहे हैं, तो अपने ही शासकों की, अपने ही रियासतों के जो शासक हैं उनकी बुरी बुरी आलोचना करने वाले बांकीदास जी जैसे महान कवि थे, जिन्होंने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जैसे गीत लिखे। ठीक है, तो अंग्रेजों का साथ देने वाले देसी रियासतों के शासकों की आलोचना की गई थी। तो फटाफट इससे भी हम 2-3 सवाल बना लेते हैं। बांकीदास जी ने कौन सा गीत लिखा था? ये सिंपल सवाल है ताकि चीज़ें याद हो। तो बांकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा था। पलट भी सकते हैं, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये गीत किसने लिखा था? तो बांकीदास जी ने लिखा था। फिर दूसरी बात, बांकीदास जी तो थे वो किस रियासत से संबंधित थे? तो बांकीदास जी मारवाड़ रियासत से संबंधित थे। मारवाड़ के किस रियासत के समकालीन, किस मारवाड़ रियासत के किस शासक के समकालीन थे? तो ये मानसिंह के समकालीन थे। ठीक है, और इस जो इन्होंने गीत लिखा था, इस गीत में ऐसा क्या था? तो इस गीत में ये आलोचना करते हैं किसकी? उन शासकों की जो देसी रियासतों के शासक थे और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर साहब की अगर बात करें तो ये चूरू जिले से संबंधित थे और इन्होंने भी एक गीत लिखा था। वो गीत क्या था? वो गीत था इन्होंने अंग्रेजों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी। उसी में एक टिप्पणी थी कि इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग की संज्ञा दी थी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग की संज्ञा दी थी। तो इनसे भी सवाल बना लेते हैं। पहला सवाल तो यही, शंकरदान सामोर साहब का संबंध किस जिले से है? तो शंकरदान सामोर साहब का संबंध चूरू जिले से है। दूसरी चीज़, इन्होंने अंग्रेजों को क्या संज्ञा दी थी? तो इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा था। ठीक है, पलट देते हैं सवाल को। मुल्क रा मीठा ठग अंग्रेजों को किसने कहा था? तो मुल्क रा मीठा ठग अंग्रेजों को शंकरदान सामोर साहब ने कहा था और इनका संबंध चूरू जिले से था। ठीक है साथियों, तो ये हमारे हो गए तीसरे। इसके बाद हिंगलाज दान कविया। तो हिंगलाज दान कविया की अगर बात करें तो इनका संबंध भी मारवाड़ से था। पूरण सिंह और हुल्लासी ये दोनों भरतपुर से संबंधित थे। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि भाई हिंगलाज दान कविया का संबंध किस रियासत से था? तो उनका संबंध मारवाड़ रियासत से था। और हुल्लासी और पूरण सिंह की बात करें तो ये दोनों भरतपुर रियासत से संबंधित थे। दलजी कवि की अगर बात करें तो ये डूंगरपुर से थे और ये व्यंग कविताएं लिखते थे। दलजी कवि डूंगरपुर से थे और ये व्यंग कविताएं लिखते थे, यानी अपनी कविताओं में जिसके लिए लिखा है उसके ऊपर कटाक्ष करते थे। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी व्यंग कविताओं के माध्यम से इन्होंने शासकों, सामंतों व जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार किया था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट, लोगों को प्रोत्साहित करने का काम दलजी कवि करते हैं और इसके लिए उन्होंने व्यंग कविताएं लिखी थी। ठीक है ना, तो व्यंग कविताओं के माध्यम से इन्होंने शासकों को, शासकों के अधीन जो सामंत होते हैं उनको और आम जनता को, आम जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार किया या प्रचार किया। तो इस तरीके से हमने लगभग कुछ कवियों के बारे में लिखा है जो कवि 1857 की क्रांति में लोगों के बीच में
राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का काम करते हैं। सूर्यमल मिशन, बुक का नाम वीर सतसई, और संबंध बूंदी रियासत से, शासक जो थे वो राम सिंह थे। बांकीदास जी, संबंध मारवाड़ रियासत से, शासक मान सिंह। क्या लिखा था इन्होंने? एक गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। उसके बाद शंकरदान सामोर साहब, संबंध चूरू, और इन्होंने अंग्रेजों को मुलक रा मीठा ठग की संज्ञा दी थी। उसके बाद हिंगलाज दान कविया, कहाँ से संबंध? मारवाड़ रियासत से। हुलासी और पूरण सिंह, संबंध इनका भरतपुर रियासत से। और दलजी कवि का संबंध भी, दलजी कवि की अगर बात करें तो इनका संबंध डूंगरपुर रियासत से, और इन्होंने व्यंग्य कविताओं के माध्यम से ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। अब हम कुछ पुस्तकों के नाम देखेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें, तो सबसे पहली पुस्तक अगर देखें हम तो वी.डी. सावरकर साहब ने ये पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी थी अपनी पुस्तक में। तो इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो सवाल पूछा जाता है, वी.डी. सावरकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? उसमें 4 बुकों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। 4 बुक जो है वो ऑप्शन में मिल जाएंगी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। द ग्रेट रिबेलियन, दूसरा ऑप्शन हो गया। सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तीसरा ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन डाल दिया 1857। तो 4 में से कोई एक चूज करनी है। तो वी.डी. सावरकर ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरी बुक जो है द ग्रेट रिबेलियन, तो जो द ग्रेट रिबेलियन बुक है, ये बुक लिखने वाले अशोक मेहता थे। इस बुक को, ये बुक का नाम है, ये लिखने वाले का नाम है। सो द ग्रेट रिबेलियन बुक जो है वो किसने लिखी? अशोक मेहता ने लिखी थी। तीसरी बुक है सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही विद्रोह और 1857 का रिवोल्ट, विद्रोह। ये बुक, ये बड़ी फेमस बुक है, सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये आर.सी. मजूमदार साहब ने लिखी थी, ठीक है। 1857, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि 1857 ये बुक का नाम है साथियों। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये एस.एन. सेन ने लिखी थी। तो ये 4 किताबें हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़, वी.डी. सावरकर साहब जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी? सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक जो है वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। अशोक मेहता ने कौन सी बुक लिखी? तो अशोक मेहता ने लिखी द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन बुक लिखने वाले अशोक मेहता थे, या अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन बुक लिखी थी। उसके बाद में आर.सी. मजूमदार की बात करें तो आर.सी. मजूमदार साहब ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा सिपोई म्यूटनी, यानी सिपाही विद्रोह एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बुक आर.सी. मजूमदार साहब ने लिखी थी। और एस.एन. सेन साहब ने 1857 के शीर्षक के नाम से बुक लिखी थी। तो 4 किताबें हमारे सामने ये हो गई। उसके बाद देखते हैं द म्यूटनी इन राजपूताना। अब ये राजस्थान से संबंधित है। द म्यूटनी इन राजपूताना, यानी राजपूताना में विद्रोह। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी बुक का नाम यही मिलेगा आपको, इंग्लिश वाला ही हिंदी में लिखा जाएगा एज इट इज़, द म्यूटनी इन राजपूताना। तो ये बुक लिखने वाले जो थे वो थे मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड के बारे में थोड़ी देर में जब हम नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए इस नाम को यहाँ लिखा गया है, ठीक, क्योंकि इसी बुक के अंदर मेजर प्रिचार्ड लिखते हैं कि नसीराबाद से भाग के जो अंग्रेज़ थे विद्रोह के समय, वो ब्यावर छावनी में शरण लेते हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट को मेजर प्रिचार्ड ने अपनी इस पुस्तक द म्यूटनी इन राजपूताना में लिखा था, ठीक है। उसके बाद राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो रोल था या राजस्थान की जो भूमिका थी, ये इस लाइन का हिंदी है, हालांकि बुक का नाम यही रहेगा। ये लिखने वाले नाथूराम खड़गावत साहब थे। तो कुल मिला के हमारे सामने 6 किताबें हैं। अगर पूछा जाएगा तो नाम के साथ पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी, या फिर लिखने वाले का नाम देके बुक पूछ लिया जाएगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखने वाले कौन है? वी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन लिखने वाले कौन है? अशोक मेहता। सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बुक लिखने वाले कौन है? आर.सी. मजूमदार। 1857 शीर्षक नाम से बुक लिखने वाले कौन है? एस.एन. सेन। द म्यूटनी इन राजपूताना, ये पुस्तक लिखने वाले कौन है? मेजर प्रिचार्ड।
और राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ये बुक लिखने वाले कौन है? नाथूराम खड़गावत। तो साथियों ये कुछ किताबों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रांति का प्रारंभ। अब लगभग बैकग्राउंड और कुछ चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे। ठीक है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह इस क्रांति से पहले और क्रांति के दौरान जब सूचनाएं पहुंचाई जाती थी क्रांतिकारियों के द्वारा, एक गांव से दूसरे गांव, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर, तो किस तरीके से सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। तो उसके लिए कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था कि एक गांव में जो चौकीदार है उसको कुछ रोटियां पहुंचाई गई, वो फिर आगे पहुंचाता है या फूल आगे पहुंचाता है। इस तरीके से करके वो एक्टिविटी कब शुरू करनी है कब नहीं, ये कैसी सूचना है, ये सारी की सारी सूचनाओं को ट्रांसमिट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, यानी इन सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते थे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से यही बनता है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो कमल का फूल और चपाती। ठीक है, कमल का फूल और रोटी, ये 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। अब देखते हैं इस क्रांति का कारण क्या था। देखा जाए तो साथियों इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे। सैनिकों में असंतोष था, जो हमारे यहाँ के देसी रियासतों के शासक हैं उनमें असंतोष था, धार्मिक कारण भी रहे कि आम जनता को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज आए हैं तो वो उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, तो धार्मिक कारण भी रहे, सामाजिक कारण भी रहे, कई सारे कारण रहे थे। लेकिन तो सबसे अहम कारण, यानी जिसके होने के तुरंत बाद ये क्रांति शुरू हो गई, यानी तात्कालिक कारण क्या था, तो उसी को अगर हम देखें तो क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था साथियों, कि उस दौर में जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया, जो ब्राउन बेस राइफल होती थी उसको हटा के उसकी जगह वो लोग एक नई तरीके की राइफल ले आए थे और उस राइफल को न्यू इनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता था। अब इस राइफल के साथ में एक दिक्कत क्या थी कि इसमें कारतूस भरने से पहले, यानी जो गोली है उसको भरने से पहले क्या करना पड़ता था, उसके ऊपर एक कवर होता था। ठीक है, कारतूस के ऊपर एक कवर होता था चमड़ी का, और उस कवर को दांत से छीलना पड़ता था और उसके बाद उसे कारतूस में उसके बाद उसको राइफल में लोड किया जाता था। तो ये छीलना, दांत से छीलना बड़ी समस्या वाली बात थी। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या थी कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो कारतूस के ऊपर जो खाल होती थी वो गाय और सूअर की खाल या उनकी चर्बी हुआ करती थी। अब इसको दांत से खोलना मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ठीक है, तो इस बात को लेकर बगावत शुरू हुई थी। तो ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करवाया, जिसमें कारतूस को लोड करने से पहले चर्बी को मुंह से खोलना पड़ता था और ऐसा कहा जाता था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो अब दांत से खोलना हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समस्या थी कि मुस्लिम जो है वो जो चर्बी है, सूअर की चर्बी जो लगी हुई है उसको नहीं खोल सकते, उनके लिए हराम है वो, और जो हिंदू हैं उनके लिए गाय की चर्बी। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे कारण ने इस पूरे विद्रोह को अंजाम दिया। तो चर्बी को दांत से खोलना एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके बाद में ये बगावत शुरू होती है। तो देखेंगे कहाँ पे सबसे पहले इन राइफल्स का यूज़ करने से, इन राइफल का प्रयोग करने से मना किया गया और बगावत शुरू हुई। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू कब होती है, तो सबसे पहली बात तो किस सैनिक छावनी से ये क्रांति शुरू होती है, तो अजमेर में नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ये हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ना कि भारत के संदर्भ में। ठीक है, नसीराबाद छावनी से ये क्रांति शुरू होती है और 28 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये हो गया। भारत में ये क्रांति कब शुरू हुई, अब जाहिर सी बात है भारत में तो नसीराबाद से पहले ही हुई होगी। तो भारत में ये जो क्रांति थी इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857, लगभग 18 दिन पहले, यानी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 18 दिन बाद में हुई और भारत में 18 दिन पहले हुई। तो भारत में होती है 10 मई 1857 को। कौन सी छावनी से, तो मेरठ छावनी से। और किस सैनिक टुकड़ी ने की थी, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों के द्वारा ये जो क्रांति है या विद्रोह है इसकी शुरुआत की गई थी। अब मैंने भी बताया था कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल
करने से मना करने का सबसे पहला इंसिडेंट या सबसे पहली घटना कहाँ होती है? तो साथियों ये सबसे पहली घटना होती है बैरकपुर छावनी में, ठीक है, कलकत्ता के पास में ही बैरकपुर छावनी थी और उस छावनी में ये घटना 29 मार्च 1857 को घटित होती है। 29 मार्च 1857, तो 29 मार्च 1857 को एक घटना होती है। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में, जो कि कलकत्ता के पास में है। और वहाँ पे एक सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये उनकी बटालियन का नाम है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग या इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो बगावत की शुरुआत या ये कहें कि इनिशिएटिव सबसे पहले किसने लिया? तो इनिशिएटिव सबसे पहले मंगल पांडे साहब ने लिया था। कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, कलकत्ता के पास थी, ठीक है। और ये किस बटालियन या सैनिक टुकड़ी के सिपाही थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। हुआ क्या कि इनको पकड़ लिया गया और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पढ़ लेते हैं। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने की पहली घटना। कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो साथियों ये स्लाइड है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस राइफल की जगह जो न्यू एनफील्ड राइफल्स इस्तेमाल करनी थी, उनमें कारतूस को लोड करने से पहले उस कारतूस को दांत से छीलना था। और ऐसा माना जाता है कि उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो कि हिंदुस्तानियों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली थी। भारत में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू होती है। किस सैनिक छावनी से? मेरठ सैनिक छावनी से शुरू होती है। और किस सैनिक टुकड़ी ने शुरुआत की थी? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने इस क्रांति या विद्रोह को प्रारंभ किया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस सैनिक छावनी से शुरू होती है? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी, जो कि अजमेर में है, वहाँ से शुरुआत होती है। और कब? 28 मई 1857 को, ठीक है। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग की पहली घटना कहाँ होती है? तो ये बैरकपुर छावनी में होती है, जो कि कलकत्ता के पास है। कौन मना करता है? तो मंगल पांडे साहब मना करते हैं, ठीक है। किस दिन की घटना है? तो ये 29 मार्च 1857 की घटना है। और उसके बाद मंगल पांडे साहब को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो साथियों अब शुरुआत करते हैं नसीराबाद में जो नसीराबाद सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह। तो देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू होती है? तो क्रांति शुरू होती है नसीराबाद छावनी से। कब शुरू होती है? 28 मई 1857 को। तो यही है क्रांति का प्रारंभ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को किया जाता है। कहाँ पे? नसीराबाद सैनिक छावनी में। नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ है? तो नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में थी। नसीराबाद सैनिक छावनी में इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो नसीराबाद सैनिक छावनी में इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे, जिन्होंने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों का नेतृत्व किया था। अब होता क्या है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ना एक बुक का नाम बताया था, और बुक का नाम था द म्यूटनी इन राजपुताना, और कहा था कि ये बुक जो है वो मेजर प्रिचार्ड ने लिखी थी, और इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नसीराबाद सैनिक छावनी में। तो जो अंग्रेज मेजर होते हैं उनका नाम होता है मेजर प्रिचार्ड, जो कि नसीराबाद छावनी में ही होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब ये बगावत नसीराबाद सैनिक छावनी में शुरू होती है तो जो बाकी सिपाही थे, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के अलावा जो बाकी सिपाही थे, उनको ये आदेश दिया कि भाई जिन लोगों ने बगावत की है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करो और उनको पकड़ो और किसी तरीके से इस विद्रोह को ख़त्म करो। तो कहते हैं कि जो बाकी भारतीय सिपाही थे, उन्होंने मेजर प्रिचार्ड का आदेश मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो यही बात थी कि जो मेजर प्रिचार्ड है, इनका संबंध नसीराबाद सैनिक छावनी से है, और इन्होंने ही वो बुक लिखी थी द म्यूटनी इन राजपुताना, ठीक है। तो ये सिपाहियों को आदेश देते हैं, लेकिन सिपाही जो है इनका आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। अब होता क्या है कि 1857 की ये जो बगावत नसीराबाद सैनिक छावनी में शुरू होती है,
तो इसमें क्या होता है कि 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। जो विद्रोही हैं, इन विद्रोहियों के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और उन 2 अंग्रेज अधिकारियों के नाम क्या थे? तो इस बगावत में जो 2 अंग्रेज अधिकारी जिनकी हत्या हुई थी वो थे मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी। ठीक है, कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी गई। 2 अंग्रेज जो हैं, जो 2 अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो घायल हो जाते हैं। वो कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी हैं जो घायल होते हैं इस बगावत में? ये नसीराबाद सैनिक छावनी को पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। तो लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी बुरी तरीके से घायल होते हैं। और एक अंग्रेज अधिकारी ऐसा भी होता है जिसकी रास्ते में हार्ट अटैक से यानी दिल का दौरा पड़ने से जिसका निधन हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका नाम था कर्नल पैनी। तो कर्नल पैनी का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो क्रांतिकारी हैं, नसीराबाद सैनिक छावनी को अच्छे से लूट के और बाजार को लूटने के बाद में दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है, नसीराबाद छावनी और बाजार को लूटने के बाद ये विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गए। 18 जून 1857 को शुरू कब हुई थी क्रांति? तो क्रांति शुरू हुई थी यहाँ पे 28 मई 1857। तो 18 जून 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी के ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे जिन्होंने इस क्रांति का बिगुल राजपूताना में बजाया था, ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है कि जो अंग्रेजी सेना है उसने बहादुर शाह जफर और उनके साथियों को, यानी जो बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल बादशाह, तो उनकी सेना को चारों तरफ से घेर रखा था। तो उसी टाइम ये 18 जून 1857 को पहुंच जाते हैं दिल्ली। और जैसे ये दिल्ली पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने जो है वो बहादुर शाह दिल्ली को अच्छे से चारों तरफ से घेर रखा है ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। तो ये उनके पीछे से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको हरा देते हैं, अंग्रेजी सेना को बुरी तरीके से हरा देते हैं। और जो बहादुर शाह जफर थे उनको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं। तो ये एक इनकी अचीवमेंट थी कि नसीराबाद सैनिक छावनी से ये 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ अंग्रेजी सेना को परास्त करके अंतिम मुगल बादशाह या अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं। तो 18 जून 1857 को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और अंग्रेजी सेना पर पीछे से हमला करके उनको हरा दिया। वह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेजर प्रिचार्ड की बुक द म्यूटनी इन राजपूताना, साथियों ये नाम आ गया। तो ये बुक मुझे लगता है कि आपको याद रहेगी, द म्यूटनी इन राजपूताना। ये पुस्तक किसने लिखी? मेजर प्रिचार्ड ने। मेजर प्रिचार्ड का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है? तो नसीराबाद सैनिक छावनी से है। ठीक है, तो ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नसीराबाद के जो अंग्रेज थे उन्होंने ब्यावर में शरण ली थी। तो साथियों इस स्लाइड के अगर फटाफट हम क्वेश्चन बनाएं, फटाफट इसको अगर रिवाइज करें, तो सबसे पहली चीज़, क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? नसीराबाद सैनिक छावनी से। क्रांति कब की शुरुआत किस दिन हुई? 28 मई 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने इस क्रांति का बिगुल बजाया था? तो नसीराबाद सैनिक छावनी में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने इस क्रांति की शुरुआत की थी। नसीराबाद सैनिक छावनी में इस क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? बख्तावर सिंह। ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी का नसीराबाद सैनिक छावनी के सिपाहियों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था? तो मेजर प्रिचार्ड का। मेजर प्रिचार्ड की बुक का नाम क्या है? तो उनकी बुक का नाम है द म्यूटनी इन राजपूताना। इस पुस्तक में वो क्या लिखते हैं कि भाई जो नसीराबाद सैनिक छावनी से के जो अंग्रेज थे इन्होंने ब्यावर में जाके शरण ली थी। उसके बाद ऐसे कौन से 2 अधिकारी थे जिनकी नसीराबाद सैनिक छावनी में हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों के द्वारा? तो जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी। इन दोनों की विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और उन ब्रिटिश अधिकारियों का नाम लिखिए जो नसीराबाद सैनिक छावनी में घायल हो जाते हैं। तो घायल होने वालों में कौन थे? लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। ये बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है इस क्रांति के दौरान? तो कर्नल पैनी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नसीराबाद सैनिक छावनी के विद्रोही दिल्ली कब पहुंचते हैं? तो भाई ये दिल्ली पहुंचते हैं 18 जून 1857 को। दिल्ली पहुंच के किसे इन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? तो दिल्ली पहुंच के इन्होंने
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। तो साथियों ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम नीमच छावनी में जो भी विद्रोह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है और इसी तरीके की वीडियोस भी जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप। और बाकी जो ये वीडियो है, इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। तो अभी तक 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। लगभग 4 वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।